हेलो स्टूडेंट, बायोवर्स चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मलेरिया का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी, हिस्ट्री ऑफ मलेरिया देखी, पॉजिटिव एजेंट देखे, वेक्टर देखे, लाइफ साइकिल देखी। आज हम देखेंगे इसकी पैथोजेनिसिटी, दूसरी इसकी लैब डायग्नोसिस कि आप मलेरिया का कैसे डायग्नोस करेंगे अगर किसी पेशेंट को मलेरिया है तो। हमने कल लाइफ साइकिल, हिस्ट्री सब कुछ देख लिया है। आज हम देखेंगे आपका पैथोजेनिसिटी, क्या बीमारी करता है और क्या क्या लैब डायग्नोसिस है। याद रखिएगा, अगर आपको वाइवेक्स का इन्फेक्शन हुआ है, किसका इन्फेक्शन है? वाइवेक्स का, तो इसके जो सिम्टम्स है, टाइम पीरियड है वो 12 दिन में, 12 दिनों में आपको इसको सिम्टम्स दिखेंगे। मलेरिया फेल्सीफेरम की जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल जो कंप्लीट होगी 14 डेज में होगी ह्यूमन की, सिम्टम्स नहीं, लाइफ साइकिल। मलेरिया की 30 दिन और ओवेल की 14 दिन, यानी हर मलेरिया की स्पीसीज की अलग अलग डेट होते हैं, डेज होते हैं जो कि जिनकी लाइफ साइकिल ह्यूमन में कंप्लीट होती है। वाइवेक्स की 12 दिन, फेल्सीफेरम की 14 दिन, मलेरिया की 30 दिन और ओवेल की 14 दिन। अब पैथोजेनिसिटी यानी क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं अगर आपको मलेरिया का इन्फेक्शन है। सबसे पहला है आपका हाइपोक्सिया। क्या दिखाई देगा? हाइपोक्सिया दिखाई देगा। हाइपोक्सिया यानी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कल हमने डिस्कस किया था कि जो मेरोजोइट्स रिलीज होते हैं आपके आरबीसी से, वो नेक्स्ट आरबीसी में जाते हैं, फिर उनको रप्चर करते हैं, फिर उनको यानी कंटिन्यू आपके बॉडी में आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा। अगर कंटिन्यू आपके बॉडी में ब्रेकडाउन होगा आरबीसी का, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है वो कौन करता है? आरबीसी करता है, उसमें प्रेजेंट हीमोग्लोबिन। तो अगर आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। तो कंडीशन पहली क्या दिखेगी? दैट इज हाइपोक्सिया। क्यों होता है वही बता दिया, ड्यू टू डिक्रीज इन आरबीसी नंबर, ऑक्सीजन सप्लाई इज रिड्यूस। दूसरा आपका हिपेटोमेगैली दिखेगी, यानी आपकी जो लीवर है उसमें स्वेलिंग दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि आपके लीवर सेल्स जिसमें कंटिन्यू क्या हो रहे हैं? स्पोरोजोइट्स आ रहे हैं, इंगल्फ हो रहे हैं, यानी कंटिन्यू आपका लीवर के सेल्स डैमेज हो रहे हैं, तो जिसमें इन्फ्लामेशन होगी। इन्फ्लामेशन के कारण वहाँ पे आपको स्वेलिंग दिखाई देगी, यानी लीवर में आपकी स्वेलिंग होती है, दैट इज स्वेलिंग ऑफ लीवर। तीसरा स्प्लीनोमेगैली दिखाई देती है। आपकी जो स्प्लीन है उसका क्या काम है? कंटिन्यू जो भी एबनॉर्मल आरबीसी हैं या रप्चर आरबीसी हैं उनको कंटिन्यू ब्रेक डाउन करना है, कंटिन्यू तोड़ना है। तो क्या होता है आपके बॉडी में, क्या होता है? जो स्प्लीन जो होती है वो कंटिन्यू आरबीसी का ब्रेकडाउन करती है, तोड़ती है, जो भी डैमेज आरबीसी जिसमें स्पोरोजोइट्स भरे हुए हैं। उस कारण से क्या होता है, आपकी स्प्लीन में लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, काम ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसमें भी खूब नंबर, ज़्यादा नंबर में पूरे में क्या भर जाते हैं? स्पोरोजोइट्स कंटेनिंग आरबीसी बढ़ जाती हैं, जिस कारण से आपकी स्प्लीन में भी क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिससे इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन हो जाता है। एनीमिया हो जाएगा ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, मेरोजोइट्स कंटिन्यू तोड़ रहे हैं, हीमोलिटिक एनीमिया की कंडीशन दिखाई देगी। उसके अलावा किडनी डैमेज, आपका कंटिन्यू जो ग्लोमेरुलस होगा यानी नेफ्रॉन होगा वो कंटिन्यू क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करता है, लेकिन उस ब्लड में क्या है? स्पोरोजोइट भरे हुए हैं पूरे आरबीसी में, मेरोजोइट्स, तो वो क्या कर देते हैं? आपके ग्लोमेरुलस का फिल्टरेशन में इफेक्ट डालते हैं, उसको फिल्टर नहीं होने देते, जिससे क्या होता है? ब्लड का फिल्टरेशन अच्छे से नहीं होता और किडनी पे लोड पड़ता है, जिससे डैमेज ऑफ किडनी होती है। और इवन डैमेज इन ब्रेन सेल्स, अगर फेल्सीफेरम का केस होता है, पेशेंट को अगर फेल्सीफेरम का इन्फेक्शन है तो जो स्पोरोजोइट्स हैं वो इवन आपके ब्रेन सेल में भी पहुंच जाते हैं और ब्रेन सेल को भी डैमेज करते हैं। तो दिस इज द पैथोजेनेसिस ऑफ मलेरिया। उसके बाद बात करें तो लैब डायग्नोसिस, कैसे डायग्नोस करेंगे आप मलेरिया को? 3 मेथड होती हैं, बहुत सिंपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लैब टेक्नीशियन स्टूडेंट के लिए, क्वेश्चन बहुत आएंगे यहाँ से। पहली मेथड है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पैरासाइट बाय माइक्रोस्कोपी, दूसरा सीरो डायग्नोसिस, और तीसरी होती है आपकी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अगर बात करें सबसे पहली मेथड, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पैरासाइट बाय माइक्रोस्कोपी, इसमें क्या करते हैं मैंने कल आपको बताया था पार्ट 1 में कि जो वाइवेक्स होते हैं, ओवेल या मलेरिया या फेल्सीफेरम, इनके याद रखना, वाइवेक्स, ओवेल और मलेरिया के आप एसेक्सुअल फॉर्म और गेमेटोसाइट्स दोनों पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जबकि इन फेल्सीफेरम रिंग फॉर्म एंड क्रिसेंट शेप गेमेटोसाइट्स आर सीन इन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। ठीक है, एक्चुअली में इसमें लिखा थोड़ी गलत सा है। जो वाइवेक्स होता है, ओवेल, मलेरिया, इसके सभी फॉर्म आपको दिखाई दे सकते हैं, इवन साइजॉन, डॉयजॉन सब दिखाई देते हैं। लेकिन फेल्सीफेरम का जो होता है केवल आपका ट्रोपोजोइट फॉर्म और गेमेटोसाइट ही सीन होता है, जबकि वाइवेक्स, ओवेल, मलेरियाई में क्या होता है? ऑल फॉर्म ऑफ, यहाँ लिख देंगे ऑल फॉर्म, दैट इज साइजॉन, है ना, साइजॉन और गेमेटोसाइट सभी दिखाई देते हैं इन केस ऑफ
मलेरियाई, ओवेल और वाइवेक्स। ठीक है, बात करें कैसे करते हैं डिटेक्शन। दो तरीके होते हैं, एक होता है थिन स्मीयर, एक होता है थिक स्मीयर। एक होता है थिन स्मीयर और एक क्या होता है आपका थिक स्मीयर। दोनों में हम देख सकते हैं, थिक स्मीयर में भी और थिन स्मीयर में। याद रखना, मलेरिया की अगर डायग्नोस पता लगाना है, डिटेक्ट करना है, तो थिक स्मीयर इज द बेस्ट मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ मलेरिया। थिन स्मीयर इज ओनली यूज, थिन स्मीयर केवल यूज करते हैं हम डिफरेंशिएट करने के लिए कि वाइवेक्स है, फेल्सीफेरम है, मलेरियाई है, ओवेल है। थिक स्मीयर इज ओनली यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ मलेरिया, यानी मलेरिया को कंफर्म करने के लिए कि पेशेंट को मलेरिया है कि नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, थिक स्मीयर का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या करते हैं हम, 3 to 4 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड आर यूज। इसमें क्या करेंगे आप, 3 से 4 ml का ब्लड लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, ऐसा ब्लड लेंगे, इसमें स्लाइड लेंगे। स्लाइड में क्या करेंगे आप, 3 से 4 माइक्रोलीटर क्या लेंगे, ब्लड लेंगे, उसकी थिक स्मीयर बनाएंगे, ऐसी थिक राउंड शेप में थिक स्मीयर बनाते हैं। किसका, आपका ब्लड का, जिसका भी आपको पेशेंट का ब्लड ले रहे हैं उसका क्या करेंगे आप, थिक स्मीयर बनाएंगे। डायमीटर कितनी होनी चाहिए अप्रॉक्स इसकी, 10 मिलीमीटर। ये लिखा है पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। थिक स्मीयर इज मोर सेंसिटिव फॉर मलेरिया डिटेक्शन। मलेरिया डिटेक्शन के लिए थिक स्मीयर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सोर्स होता है। ठीक है, थिक स्मीयर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, सेंसिटिव होता है कंपेयर टू थिन स्मीयर। इसमें एटलीस्ट आपको 100 फील्ड, कितने फील्ड, 100 फील्ड ऑब्जर्व करनी होती है। याद रखेंगे कितनी एटलीस्ट फील्ड आपको ऑब्जर्व करनी है, 100 फील्ड ऑब्जर्व करनी है। किसमें, आपके थिक स्मीयर में। ठीक है, कितनी फील्ड ऑब्जर्व करनी है आपको, 100 फील्ड ऑब्जर्व करनी है। हेलो हेलो, अरे ये नो सिग्नल हो गया था बीच में, अब तो आ गया। ठीक है, एडिट कर देंगे अपन, एडिट कर देंगे। हाँ, 1 मिनट का होगा। अच्छा, अभी तो आ गया, अब तो सही है, अभी 2 बार हो गया, अभी तो 5 सेकेंड। ठीक है ना। क्या करेंगे, थिक स्मीयर में हम क्या करते हैं, मोर सेंसिटिव होता है कंपेयर टू थिन स्मीयर। इसमें एटलीस्ट आपको 100 फील्ड, यानी जो फील्ड देखनी होती है माइक्रोस्कोप में, आप देखते हो 1 फील्ड 2 फील्ड, तो आपको एटलीस्ट 100 फील्ड ऑब्जर्व करना होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ मलेरिया। मलेरिया की हम ग्रेडिंग करते हैं, है ना। अगर 4+ यानी 11 से 100 पैरासाइट पर फील्ड दिख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, 4+ यानी काफी हाई लेवल में मलेरिया है का इन्फेक्शन आपके बॉडी में। ठीक है, कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं थिक स्मीयर का। आप थिक स्मीयर बनाएंगे, फिर इसको डायरेक्टली स्टेन नहीं करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर में क्या करेंगे, जो आपने थिक स्मीयर बनाया इसको ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद हम इसको क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर में डाल देते हैं। ठीक है, किसमें, कपलिंग जार लेंगे, इसको डिस्टिल वाटर में डाल देते हैं कुछ मिनटों के लिए। इससे क्या होता है, इसका डीहीमोग्लोबिनाइजेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डीहीमोग्लोबिनाइजेशन, इससे हीमोग्लोबिन हटा देते हैं। नहीं तो जब हम स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे तो वो ईजिली दिखाई नहीं देती। क्या करेंगे आप, सबसे पहले थिक स्मीयर बनाएंगे। थिक स्मीयर बनाने के बाद इसको डिस्टिल वाटर में डाल देंगे। डिस्टिल वाटर में कुछ देर 10 मिनट रखने के बाद इससे हीमोग्लोबिन रिमूव हो जाता है, यानी डीहीमोग्लोबिनाइजेशन कर देंगे। फिर इसकी आप रोमन की स्टेनिंग कर सकते हो, दैट इज फील्ड स्टेन या लीसमान स्टेन। और आपको अप्रॉक्स 100 फील्ड देखनी होती है। ग्रेडिंग कैसे करते हैं हम, अगर आपको 100 फील्ड में 1 से 10 पैरासाइट दिख रहे हैं, कितने में, 100 फील्ड में, पूरी फील्ड में, तो आप 1+ दे देते हो, है ना। 1+ यानी लेवल ठीक है, ज्यादा इन्फेक्शन नहीं है। अगर 1 से 100 दिख रहे हैं 100 फील्ड में, पर पूरी फील्ड में, तो +2। अगर आपको 1 से 10 दिख रहे हैं पर फील्ड में 1 से 10 दिख रहे हैं तो +3, है ना। इसमें +2 और इसमें प्लस। और अगर 11 से 100 पैरासाइट पर फील्ड दिख रहे हैं तो आप +4, यानी हाई लेवल में आपका क्या है, मलेरिया का इन्फेक्शन है। ये हम थिक स्मीयर में क्या दिखेंगे, ट्रोपोजोइट फॉर्म दिखेंगे, या तो फॉर्म नहीं देखना, है ना। हम थिक स्मीयर में केवल डिटेक्ट करना है कि मलेरिया है, या तो गेमेटोसाइट दिख जाए या तो ट्रोपोजोइट, कुछ भी दिखे, हमें केवल डिटेक्ट करना है। अब डिफरेंशिएट करना है कि वाइवेक्स है कि फेल्सीफेरम है, कौन सा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थिन स्मीयर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, थिन स्मीयर का। इसमें क्या करते हैं हम, कैपिलरी ब्लड का यूज करते हैं। कौन से ब्लड का यूज करते हैं, कैपिलरी, फिंगर प्रिक, एंगल रखेंगे 32 से, है ना। थिन स्मीयर बनाएंगे जैसे आप नॉर्मल लीशमान स्टेनिंग के लिए करते हो। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बनाना है, उसका आपको सिंपल क्या करेंगे, स्टेनिंग कर देंगे लीशमान। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, मलेरिया को डिटेक्ट करेंगे।
थिन स्मीयर का जो यूज होता है याद रखेंगे, दैट इज डिटेक्शन ऑफ मलेरिया पैरासाइट। किसके लिए यूज करते हैं? डिटेक्शन ऑफ मलेरिया पैरासाइट के लिए। ठीक, समझ गए? कोई प्रॉब्लम? दूसरी मेथड होती है सीरो डायग्नोसिस। इसमें क्या करते हैं हम, आपने देखा होगा किट आती है ऐसी, क्या होगी आपकी किट होगी। किट में आप क्या करेंगे, पेशेंट का सैंपल डाल देंगे, फिर उसमें आप क्या डाल दोगे, एंटीजन डाल दोगे मलेरिया का, और ऐसी लाइन बनी होती है, देखा होगा आपने सी और टी। अगर कंट्रोल बस में लाइन में है तो निगेटिव है, दोनों में लाइन आ रही है तो पॉजिटिव है। सीरो डायग्नोसिस इज हेल्पफुल इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। इट कैन नॉट, ये डिफ्रेंशिएशन के लिए यूज नहीं की जा सकती है ना। एक्टिव और पास्ट इन्फेक्शन, मतलब हाँ अगर इन्फेक्शन हो गया भी होगा और अभी है, इसके बारे में पता नहीं चलता है आपको सीरो डायग्नोसिस में, क्योंकि ये क्या डिटेक्ट करती है, मलेरिया एंटीजन को। अगर मलेरिया के सिम्टम्स अब दिख भी नहीं रहे हैं ना, कोई लक्षण नहीं है, फिर भी आपको हो सकता है पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि मलेरिया के एंटीजन आपके बॉडी में कुछ प्रेजेंट हो। उसके बाद इसका यूज करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे, यानी किसी एरिया में लार्ज अमाउंट में हमें स्टडी करना है कि मान लो इस गांव में पता करना है हमें मलेरिया है कि एंटीजन है कि नहीं, मलेरिया किसी को है नहीं, तो उसके लिए हम सीरो डायग्नोसिस का यूज करते हैं। आइडेंटिफाई इन इन्फेक्टिंग एरिया, यानी एरिया को पता लगाने के लिए। ठीक है, बेसिकली सबसे बेस्ट मेथड आपकी थिक स्मीयर होती है जिसमें मलेरिया डिटेक्ट होता है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मोर सेंसिटिव, सबसे सेंसिटिव मेथड मानी जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, मलेरिया पैरासाइट के डीएनए को डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर रिएक्शन, यानी पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन से। अगर आपकी बॉडी में मलेरिया का पैरासाइट होगा, यानी प्लाज्मोडियम की स्पीसीज होगी, तो उसके डीएनए को हम बहुत ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। काफ़ी सेंसिटिव, यानी स्मॉल अमाउंट में भी अगर आपके बॉडी में मलेरिया का पैरासाइट प्रेजेंट होगा तो इसको हम डिटेक्ट कर पाएंगे। आई होप आपको मलेरिया की पैथोजेनिसिटी, लैब डायग्नोसिस काफ़ी इजी वे में समझ में आई होगी, है ना। और भी कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल द बायोवर्स के साथ जुड़े रहिएगा। पहले पार्ट 1 देखिएगा, फिर पार्ट 2 पूरा देखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।